एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। तो आपको पता है हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 आता है, विच इज रिलेटेड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, सो हमारी अभी हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, यूनिट 1 में हमने डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको इसका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बताया था। क्या मैंने आपको इक्वालिटी, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट वी द थिंग्स, द कॉन्सेप्ट वी रीड अंडर दिस थीम इज इक्वालिटी एंड इक्विटी में मैंने आपको अंतर बताया था। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कैसे उसमें इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंशिएट हुआ था। इसी में हमने डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हमने प्रेजुडिस से स्टीरियोटाइपिंग से कनेक्ट किया था और कैसे हमने डाइवर्सिटी को बताया था। ठीक है, और फिर हमने यूनिट 2 में हमने गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ा था। इसमें हमने देखा था गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई गवर्नमेंट इज नीडेड, हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। We already talk about this all things and the chapter 4 में हमने देखा था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट के ऊपर पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब देखा था। हमने पहले बताया था डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेंस क्या है, डेमोक्रेसी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे जा सकते हैं, तो ये हमने सब पढ़ा था। और हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक स्टेट्स कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हमने यूनिट 3 में हमने लोकल गवर्नमेंट देखा था। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखा था। उसमें हमने पंचायती राज देखे थे, इसमें हमने ग्राम सभा देखी थी। फिर इसमें हमने ग्राम समितिज देखी थी। इसमें ब्लॉक लेवल के देखे थे। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखे थे, हमने सब इसमें देखे थे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे ज़्यादा मेनली चर्चा की थी, द पुलिस ऑफिसर एंड द पटवारी, विच इज रिलेटेड टू द लैंड मेजरमेंट एंड लैंड रेवेन्यू रिलेटेड वर्क एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम था हमारा पुलिस ऑफिसर्स का। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या नगर पंचायत देखी थी, म्यूनसिपल काउंसिल्स देखे थे एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखे थे और उसके सारे वर्क देखे थे। साथ ही साथ हमने द स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी देखी थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर रिलीज की जाती है, जो कि 2015 से ही है, जिसमें क्लीनिनेस की रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है सिटीज को। आज का हमारा चैप्टर 7 तक तो हमने देख लिया। अब हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होता है। यूनिट 4 में हम लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हमारे फर्दर चैप्टर्स डिवाइडेड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 में आज हम रूरल लाइवलीहुड की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्बन लाइवलीहुड की बात करेंगे। रूरल लाइवलीहुड में हम देखेंगे कि रूरल जो पॉपुलेशन वो कौन कौन से सेक्टर में अपने आप को एंगेज रखती है, इकोनॉमिक सेक्टर में कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में अपने आप को एंगेज रखते हैं। जैसे कि हमें पता है विलेज में एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी थिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड इन रूरल लाइवलीहुड। तो ये एक रिकैप हो गया। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 8, रूरल लाइवलीहुड। सो ओवरव्यू देख लेते हैं। कलापत्तू विलेज के हम कलापत्तू विलेज का एक केस स्टडी देखेंगे। साथ ही साथ हमें टेरेस फार्मिंग के ऊपर देखेंगे नागालैंड में। टेरेस फार्मिंग नागालैंड में क्योंकि टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द फार्मर्स इन इंडिया की बात करेंगे, उनकी कंडीशंस की बात करेंगे, ठीक है, और रूरल लाइवलीहुड की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कलापत्तू विलेज एज अ केस स्टडी। ओके, कलापत्तू विलेज की केस स्टडी देख लेते हैं। क्लोज टू द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कलापत्तू, ठीक है। द विलेज इज सराउंडेड बाय द लो हिल्स। पैडी इज द मेन क्रॉप। पैडी आपको पता है राइस ऐसे ही नहीं उग जाती। अगर आपने गांव विलेज में कभी विजिट किया होगा तो पैडी के लिए उनकी सैपलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको द वेट सॉइल में फर्टाइल उसमें उनको ग्रो किया जाता है। मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड, वही वेटलैंड, जो वेट एरिया होता है जिसमें इरिगेशन की जाती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न लाइवली थ्रू दिस एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रूरल लाइवलीहुड। नियरली
2/5 of all the rural families are agricultural laborers in our country. तो एक डाटा जनरेट हो गया है कि नियरली 2/5 ऑफ ऑल द रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर। आपको इस डाटा को एज अ मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं GS3 में एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में, ठीक है। ये रहा हमारा मेन मैप, तमिलनाडु, यहाँ पर हमारा चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुराई, ठीक है, और इधर ही हमारा कलकत्ता, ठीक है। Borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers, pesticides. Often they borrow this money from money lenders. आपको तो पता ही है कि डेथ ट्रैपिंग कितना एक क्रिमिनल एक्ट हो गया है। आप जितने भी फार्मर्स को देखेंगे वो मनी लेंडर से इतने हाई ब्याज, हाई इंटरेस्ट पे पैसा उधार में लेते हैं कि उनको बाद में क्या होता है, वो ब्याज ही मतलब जो उनका जो मूल मनी होता है वही रिटर्न नहीं कर पाते, वो EMI एज अ ब्याज ही भरते रह जाते हैं मनी लेंडर्स को, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि जो मनी बोरो करते हैं बेसिक थिंग्स के लिए लाइक सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द मनी लैंडर्स, एंड मनी लैंडर्स प्रोवाइड सच अ ह्यूज इंटरेस्ट पे वो मनी प्रोवाइड करते हैं, वो द मार्जिनलाइज्ड एंड द पीजेंट फार्मर्स कांट पे दिस मनी, ओके। If the seeds are not be good quality or pests attacks their crops, they can be a major crop failure. See, जिसके लिए वो पैसा उधार में लेते हैं, सोचते हैं कि अगर क्रॉप हमारा अच्छे से ग्रो हो गया, हेल्दी क्रॉप हुआ, उनको बेच के वो पैसा अर्न करेंगे, वो उनसे रिपे कर देंगे। बट द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाता है कि क्रॉप फेलियर का इंसिडेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स एंड फॉर द फैमिलीज टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी पे मनी लिया जाता है। इट इज काइंड ऑफ अ लोन को रिपे करने के लिए लोन ले लिया जाता है। उसमें आप समझ रहे हो कि वो केस कैसा हो सकता है कि एक लोन को पे करने के लिए एक लोन लिया जाता है, फिर एक लोन को पे करने के लिए एक लोन लिया जाता है। ये जो एक विशियस साइकिल बन जाती है ना, वो सेम गोज टू द मार्जिनलाइज एंड द पीजेंट फार्मर्स, कि वो प्रीवियस मनी को अपना रिपे नहीं कर पाते फुली, तो वो क्या करते हैं और मनी ले लेते हैं टू पे द प्रीवियस मनी, ओके। दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेप्थ। इसी को हम कहते हैं डेप्थ ट्रैप। कैसे ट्रैप में वो फंस जाते हैं। इन द रिसेंट ईयर दिस हैज बिकम अ मेजर cause of distress among farmers. In some areas this has also resulted in the many farmers committing suicide. एमिली डर्कहाइम की जो एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी सुसाइड पे अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो वो कैसे लिंक्ड है हमारे फार्मर से एज अ सोशियोलॉजी ऑप्शन वाले जो एस्पिरेंट्स बहुत पढ़ते होंगे कमिटिंग सुसाइड्स अमंग द फार्मर्स एंड अदर ऑड सेक्टर्स। तो हमने फार्मर्स की डिस्ट्रेस देख ली। आपको ये इसलिए याद रखना है कि इसमें देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जो फार्मर्स को मनी लेने बोरो करने के लिए डिस्ट्रेस कर देते हैं, ओके। फिर इसी को हम एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का वे भी देख सकते हैं। तो टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। अगेन आपको मेंस में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, दिस इज अ विलेज कॉल्ड Chijami, which is in district of Nagaland. The people of this village belong to the Chakhesang community. They do terrace cultivation. Terrace cultivation जैसे कि ये हिल होता है हमारा, ये हिली एरिया है। इसमें क्या होता है, जो हिली में है ना ऐसे टेरेसेस बना दी जाती हैं। मतलब यहाँ पर एक उनको है ना ऐसे मट्टी से कुछ एक बड़ा सा ऐसे रोक दिया जाता है, जिससे जो वाटर को वो लैंड को इरिगेट करे, तो ये वाटर फ्लो ना हो जाए जिससे वो इरोजन का हमें कॉन्सेप्ट देखने को ना मिले यहाँ पर। तो वो वहाँ पर है ना मिट्टी से एक बड़ा सा एम्बार्कमेंट बना देते हैं, लेविस काइंड ऑफ, जो हम नदियों के किनारे लेविस देखते हैं ना, ऐसे ये यहाँ पर बना देते हैं ताकि ये जो पानी जो फ्लो हो रहा है इरोजन ना हो सके, जैसे वेदरिंग और इरोजन का कॉन्सेप्ट ना हो। तो ये टेरेस फार्मिंग देखने को मिलती है हमें, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लेविस एंड एम्बार्कमेंट बना देते हैं। तो टेरेस फार्मिंग, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हिली एरिया ज़्यादा है, आपको फ्लैट लैंड देखने को कम मिलेगा, इसलिए वो हिली एरियाज को कैसे सक्सेसफुली कैसे अंडर कल्टीवेशन लेके आते हैं। मैप में देख लें नागालैंड का एरिया ये रहा। आपको याद करने सेवन सिस्टम में कौन सा स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है। This means that the land on a hill slope is made into flat plots and curved out of steps. देखिए स्टेप्स मैंने कहा था ना, ऐसे नेचुरल लेवल जैसी बना दे, स्टेप्स क्रिएट कर देते हैं। इसी पे हमारा देखना है। तभी आपको देखना है, आपको हिली एरियाज में
ज़्यादातर जो असम में टी कल्टिवेशन टी प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। मैंने आपको तो वाटर फ्लो का कंडीशन देखने को ना मिला, जिससे सॉइल इरोजन ना हो, वेदरिंग ना हो, तो इसी को टू रिटेन वाटर। दिस अलाउ वाटर टू स्टे इन अ फील्ड विच इज बेस्ट फॉर द राइस कल्टिवेशन। ओके, दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। ये एक एज अ कम्युनिटी की तरह वर्क करते हैं, कम्युनिटी की तरह, इसलिए ये बेसिकली ये वॉलेंटरी बेस्ड कम्युनिटीज होती है जो कि एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो हेल्प द अदर वंस। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 or 8 एंड टेक अ एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं, जो प्लांट्स नेसेसरी नहीं है टू इरेज दिस। अगर वो वीड्स को इरेज नहीं करेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे एज कम्पेयर टू द प्लांट्स विच वी वांटेड टू क्रॉप, बेसिकली द क्रॉप, पैडी, टी, whatever the thing is. Each crop eats together once they work for the days over. This goes for several days until the work is completed. कम्युनिटी बेस्ड जो ये फार्मिंग करते हैं ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। जिससे अब कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग से हमारा एक कॉन्सेप्ट और निकल सकता है, जो फार्मर्स लोग मनी को बोरो करते हैं मनी लेंडर से, उससे भी बच सकते हैं। अगर कलेक्टिवली आप ये वर्क करते हैं कल्टीवेशन का, तो इसमें क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, ईच मेंबर वो अपना अपने अपने हिसाब से अपनी मनी को रेज कर सकते हैं। एंड कलेक्टिवली ग्रोइंग में क्या हो सकता है, थोड़ी थोड़ी मनीज भी देंगे तो एक अगर उसको कंपाइल करेंगे तो लार्ज मनी हो जाएगी। इससे कल्टीवेशन बहुत ही यूजफुल हो जाएगा और जिसमें ये डैट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप टेरेस फार्मिंग से लेके आ सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आप वुमेन्स एम्पावरमेंट में, ठीक है। एग्रीकल्चर, खेतीहार, लेबरर्स एंड द फार्मर्स के साथ इन इंडिया। In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborers. Families, all of them depend on the work they do on the others' field to earn livelihood. Many of them are landless and others may own very small plot of land. आपने नोटिस किया होगा, हमने चैप्टर 6 में जब हम पढ़ रहे थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने आपको बताया था कैसे जो पटवारीज का काम होता है वो अपडेट करना होता है लैंड्स को। कैसे अपडेट करना होता है, जो फैमिलीज मैरिज करती है तो उनके जो ये प्रॉपर्टी होती है अपनी जनरेशन टू जनरेशन फ्रेगमेंटेटेड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक बिग प्लॉट ऑफ लैंड है वो कैसे फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में हो जाता है। तो वही जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ से भी कैसे निकल के आ रहा है कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कैसे बनता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो जाएगा, जो जनरेशन टू जनरेशन एक लार्ज जो लार्ज लैंड होता है, कल्टिवेटेड लैंड होता है, उसको कैसे डिवाइडेड करते हैं, तो वो बिग से स्मॉल स्मॉल डिविजन होता चला जाता है, जिसको द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। साथ ही साथ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड का ये भी कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि कैसे मनी लैंडर्स जो पैसा बोरो करते हैं वो ना रिटर्न करने के बारे में उनको अपना जमीन को गिरवी रखना पड़ता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट भी देखा जा सकता है। तो ये लैंडलेस होते हैं, या तो उनके पास जमीन ही होती है, जिनके पास जमीन होती है इतनी स्मॉल होती है तो वो उनका कुछ ज़्यादा यूजफुल होता ही नहीं है, तो वो दूसरे की जमीनों पे काम करते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर लार्ज फार्मर्स। क्या आपको ये डाटा देखना है? अगर डाटा में कुछ चेंजेस हुए, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा प्रोवाइड की जा रही है, ओके। Cultivate most of the land in the village. A large part of their produce is sold in the market. Okay, market commercialize cultivation करते हैं basically. Substantive cultivation जो होती है, जो basically अपनी family की needs को fulfill करने के लिए जो होता है वो आजकल नहीं होता। commercialize cultivation करते हैं जो कि money lenders होते हैं, जिनके पास large plot of lands होती है। Many of them have started other businesses such as shops, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्री, सबको ये सब स्टार्ट किया क्योंकि उनका कल्टीवेशन वर्क सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड ऑन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, फैमिली हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग एक्सेट्रा। जैसे कि हमने अभी तमिलनाडु का एक एरिया पढ़ा था जिसमें जो सी से कनेक्टेड था, तो वहाँ पर फिशिंग का देखिए आपने, फिशिंग का कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये फिशिंग है, जो डेयरी प्रोड्यूस है, एनिमल हस्बेंड्री, सारी प्राइमरी सेक्टर ऑफ वर्क आ जाते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ओके। तो वही है। तो इसमें देखिए अगर वो द कल्टीवेशन एग्रीकल्चर का काम नहीं करते, या तो वो फॉरेस्ट के टिम्बर्स पे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में लकड़ियाँ काट के बेची जाती हैं,
एनिमल हस्बेंड्री, पशु चरवाहा का काम करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस, जिससे जगह अमूल आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलेगी, बेसिकली वो भी रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो। फिशिंग का काम देखने को मिलेगा, कलेक्टिंग महुआज, आपको पता है महुआज कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तेंदुआ लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। ओके, तो ये जो हमें जो कलेक्ट हो रहा है सारी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही कलेक्ट हो रहा है। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे can't go to the sea because this is when the fish breed। ओके, तो ये जो फिशिंग का काम जो करते हैं उसमें एक बेसिकली एक लिमिट होती है कि कौन से ईयर में वो फिशिंग का काम कर सकते हैं। देखिए, एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून, ड्यूरिंग द मानसून दे कांट गो टू सी बिकॉज दे आर व्हेन द फिश ब्रीड, जब फिश का ब्रीडिंग का सीजन चल रहा होता है वो उस समय अपना फिशिंग का काम नहीं कर सकते to sustain themselves and sustain the family. Because of this, later on we are forced to sell their fish to the traders and can't do our auctions. These lean months are all the most difficult. अब जो फिर बाद में जब उनका फिशिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट होता है आफ्टर द फिश ब्रीडिंग सीजन, तो वो जो लैंडर से पैसा लेते हैं ट्रेडर्स से, लास्ट में वो उनको ट्रेडर्स को ही बेच देते हैं अपना जो भी काम फिशिंग के थ्रू होता है। इसमें वो क्या होता है, वो ऑक्शन नहीं कर पाते। फिशिंग में ऑक्शन का सिस्टम होता है, उनको वो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, हमने रूरल लाइवलीहुड तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड डिफिकल्टीज एंड कैसे उनके जो रोल इकोनॉमी में देखा जा रहा है और साथ ही उनकी डिफिकल्टीज हो रही है, कैसे उनको गवर्नमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लाइवलीहुड इन द वेरियस वेज। ओके, some works on farms while some earn their livelihood in non-farm activities. नॉन फार्म एक्टिविटीज में क्या हो जाएंगे, फिशिंग हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे। ओके, दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे एक फील्ड में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होती है, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस 2 लोगों का जो वर्क है बेसिकली वो वेस्ट हो रहा है, उनकी जरूरत है नहीं, तो उनको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। तो पता है ये डिफरेंट सॉइल्स एंड सीजन्स के हिसाब से डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट एरियाज में ग्रो किया। However, we do not find similarities in their life situation and the problems they face. Some people are able to survive or earn will depend upon the land they cultivate. Many depends on this land for the work as laborers. Okay, ज़्यादातर laborers की तरह काम करते हैं। Most farmers grow crops both their own requirement and also sell. Commercialized and subsistence agriculture होती है। Some have to sell to traders from whom they have borrowed money. Some have to sell टू ट्रेडर्स, और ये देखिए ट्रेडर्स को जो सेल करते हैं वो फार्मर्स अपनी कमोडिटीज को, अपनी गुड्स को, बेसिकली क्रॉप्स जो कल्टीवेट करते हैं उसको वो ऑक्शन भी नहीं कर पाते। तभी एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तभी मंडीज का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओके, फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी। ओके, फॉर देयर सर्वाइवल मेनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। देयर आर सम फैमिलीज, ओके, क्राफ्ट पर्सन्स भी होते हैं, फिशिंग, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमारा टेक वे क्या था, बेसिकली इस चैप्टर से हमें क्या लेना था। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स व्हेन दे गेट इनटू दैट डिस्कस। देखिए, ये क्वेश्चन आपके मेंस के रूप में भी आ सकता है, इनडायरेक्टली मेंस में पूछा भी जा चुका है ये। अब सी इसमें क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस पूछे गए हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है ताकि फार्मर्स को डेट ट्रैप से बचा सके। जो बेसिकली हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्या था, मनी को बोरो करते हैं मनी लैंडर से। बेसिकली यही था ना हमारे मेन प्रॉब्लम, जिससे मनी को बोरो करते हो फिर बाद में उसको रिपे नहीं कर पाते, तो फिर उसको लेने के लिए बाद में एक और मनी ले लेते हैं, बोरो मनी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, रीजनल रूरल बैंक, इकोनॉमी में पढ़ेंगे आप। जो रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट है, जिससे अगर मनी लेंडर्स आपको 10% ब्याज पे 10,000 रुपये देगा, वहीं पे जो ये रीजनल रूरल बैंक है वो आपको 2 से 3% के ब्याज पे देगी। ओके, और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि वो आपकी जमीन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, तो ये रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मनी किस लिए बोरो करते हैं, देखिए इसी से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। मनी किस लिए बोरो करते हैं, कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन किसमें, सीड्स उगाने के लिए, ट्रैक्स लेने के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो लैंड को प्लॉफ करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। तो इसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट का खुद ही सीड बैंक्स देखने को मिलता है। तो उसमें वो उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकती है,
अभी देखिए गवर्नमेंट का सॉइल कार्ड स्कीम चल रहा है, कैसे वो सॉइल की फर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट को स्किल प्रोवाइड करे कि जो फार्मर्स को कैसे स्किल प्रोवाइड करे कि कैसे सीड्स को ग्रो करना है, कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है, ताकि उनका क्रॉप फेलियर का कॉन्सेप्ट देखने को ना मिले। और गवर्नमेंट है ना, जैसे कम्युनिटी बेस्ड ट्रक्स प्रोवाइड कर सकती है टू लैंड प्लॉफिंग के लिए कम कम पेमेंट पे, ये सब कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कम्युनिटी, अभी देखिए बिहार के कुछ एरियाज में एक है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम हो रहा है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं आपस में मिलके पैसे इकट्ठा करती है, और जिसको जरूरत होती है वो पैसा उस समय के लिए ले लेता है, बाद में उसको रिपे करना पड़ता है। तो ये जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इससे क्या होता है, मनी लैंडर्स के ट्रैप से बचा जा सकता है। तो देखिए इस सारे कॉन्सेप्ट से हमारा कैसे फिनोमेना एसोसिएटेड हो रहा है। ठीक है, तो इसी से हम अपने आंसर्स को इवॉल्व कर सकते हैं, और स्कीम्स, सारी स्कीम्स देख सकते हैं। जैसे किसान को EMI प्रोवाइड कर 6 मंथ और 6 इंस्टॉलमेंट के साथ EMI प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट किसान को लेके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स हो गया, एग्रीकल्चर में स्किल डेवलपमेंट का काम, ड्रोन दीदी का भी कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करने के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में हमें देख सकते हैं। तो आई होप आपको ऐसा जो मैं आपको बता रही हूँ आपके आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल रहे। ये चैप्टर हमारा यहीं पे हो जाता है, रूरल लाइवलीहुड खत्म। इसमें हमने फार्मर से एसोसिएट सारे चैलेंजेस देखे, उसके सॉल्यूशंस देखे, साथ ही साथ टेक वेज भी लिया। यहीं पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिलेटेड टू द अर्बन लाइवलीहुड।